नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और भारत में गाल बज रहा है। यूक्रेन में भारी डोनेशन देकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बड़े बापों के बच्चे 15 फरवरी से भारत सरकार की चेतावनियां अनसुनी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ी तो मोदी सरकार उन्हें वापस ले ही आएगी। खुद लौटते तो पैसा लगता, सरकार उन्हें उठाकर लाई तो वहां से कुत्ते बिल्ली सब उठाकर ले आए। इन पशु मित्रों की यहां क्या कमी थी? मोदी सरकार की मदद से भारत लौटे अधिकांश छात्र इतने बदतमीज और कुसंस्कारी थे कि वे एयरपोर्ट पर फूल लेकर स्वागत में खड़े मंत्रियों और अफसरों को धन्यवाद तक कहने का सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभा पाए। भारत सरकार के प्रति कृतार्थ का भाव ज्ञापित करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपने कहीं कभी सुना किसी देश में युद्ध छिड़ा हो तो किसी बाहरी देश के 4-4 मंत्री और 50-50 आईएफएस अफसरों का दल युद्धग्रस्त देश में जाकर वहां फंसे छात्रों को बाहर निकाल रहा हो? फिर भी मोदी सरकार को गाली, फिर भी मोदी सरकार के प्रति हिकारत। ये लोग किस गलीज नस्ल के हैं, इसका अंदाजा इनकी हरकतों से लग जाता है। खैर, आप यह जरूर सोचते होंगे कि 3 जोकरों के फेर में यूक्रेन बर्बाद हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन और प्रोफेशनल यूक्रेनी जोकर जेलेंस्की की हरकतें आपको जोकर जैसी जरूर लगती होंगी, लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की असली वजह इन जोकरों की हास्य हरकतें नहीं, बल्कि मानवता विरोधी साजिशें हैं, जिससे विवश होकर व्लादिमीर पुतिन को आखिरकार यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। इसके विस्तार में हम जाएंगे तो आप हैरत में पड़ेंगे कि यूक्रेन युद्ध पर मानवता की मिसालें देकर रुदालियां करने वाले भारतीय मीडिया कर्मी और कुछ दुर्बुद्धिजीवी पश्चिमी भांड की तरह साजिशी खबरें परोस रहे हैं, शातिराना वक्तव्य दे रहे हैं और युद्ध की असली वजहों को सामने आने से छुपा रहे हैं। हम उन वजहों के विस्तार में चलेंगे, उसके पहले भारत के विचारहीन थोथे वामपंथियों का आचरण देखते चलें। आप सब जानते हैं कि रूस वामपंथी विचारधारा का केंद्रीय देश रहा है। लेनिन की रूसी क्रांति से लेकर सोवियत संघ के गठन, विघटन और संगठन की लंबी यात्रा में रूस वामपंथी धारा से कभी विलग नहीं हुआ। भले ही परिवर्तित समय के मुताबिक अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए उसे आर्थिक अनिवार्यताओं के अनुरूप कुछ संशोधन करने पड़े, जैसा चीन ने भी किया। अमेरिका की गोद में बैठे यूक्रेन के खिलाफ आक्रमण ही रूस के पास एकमात्र विकल्प था। इसे समझते हुए भी भारत के वामपंथी पश्चिमी पूंजी शक्ति के दलाल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का साथ देते हुए तनिक भी शर्मा नहीं रहे। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम और सीपीआई का ऑफिशियल स्टैंड देखिए। सीपीएम कहती है कि यूक्रेन पर रूस का हमला दुर्भाग्यपूर्ण है और सीपीआई कहती है कि रूस की कार्रवाई निंदनीय है। युद्ध ठीक नहीं होता, लेकिन रूस की विवशताएं भी तो वामपंथी पार्टियों द्वारा हाईलाइट की जानी चाहिए थी। भारत के दुर्बुद्धिजीवियों ने भारत पर हमला करने वाले हवसी, धर्मांध, बर्बर और कुंठाग्रस्त मुगल लुटेरों को कभी निंदनीय नहीं बताया। इसके उलट इतिहास के पन्नों पर उन्हें महिमा मंडित किया, उन्हें महान, दीने इलाही, मोहब्बत का मसीहा, आलमगीर और पता नहीं क्या क्या बताया। वैसी ही नस्लें यूक्रेन पर रूस के सैन्य ऑपरेशन की भर्त्सना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये वही बेगैरत लोग हैं जो पाकिस्तान पर भारत की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ भी खूब निंदा प्रस्ताव जारी करते हैं। यह वही जमात है जिसने भारत के खिलाफ यूक्रेन की लगातार जारी पाकिस्तान परस्त हरकतों पर कभी उंगली नहीं उठाई।
अखबारों और न्यूज चैनलों पर आप सब यह देख रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन के तकरीबन सारे परमाणु संयंत्रों को अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को रूस द्वारा कब्जे में लिया जाना सिक्के का महज ऊपरी पहलू है, जिसे रेखांकित कर बताया और दिखाया जा रहा है ताकि सिक्के का निचला हिस्सा दबा रहे और उस पर किसी का ध्यान न जाए। परमाणु हथियार बनाने की यूक्रेन की जल्दीबाजी 1994 के बुडापेस्ट समझौते को नकारने के रवैये से जगजाहिर थी, लेकिन युद्ध का यही कारण नहीं था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो में शामिल होने और यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की यूक्रेन की छटपटाहट को भी युद्ध का कारण बताया जा रहा है। ये सारे मसले जिस मूल वजह के कारण पैदा हुए हैं उसे अभी आधिकारिक तौर पर बताया नहीं जा रहा है। पुतिन भी उसे तब खोलना चाहेंगे जब उसे वे पूरी तरह निपटा लेंगे। वह दिन भी अब दूर नहीं है शायद। आप यदि गौर से देखें तो आपके मन में भी सवाल उठेंगे कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सीधा आक्रमण करने के बजाय लुहांस्क, खार्कीव, खेरसान, टेर्नोपिल से होते हुए कीव, ओडेसा, लवीव, विनित्सा जैसी जगहों को टारगेट क्यों बनाया? दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन के 9 अलग अलग ठिकानों पर करीब 2 दर्जन से अधिक बायो वॉरफेयर लैब्स स्थापित कर रखे थे। बायोलॉजिकल थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम के नाम पर अमेरिका ने जैव प्रयोगशालाएं बना रखी थी, वैसी ही प्रयोगशालाएं जैसी चीन में वुहान लेबोरेटरी थी, जिसने पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैलाई। अमेरिका भी यूक्रेन के कई स्थानों पर क्लिनिकल परीक्षण की आड़ में गुप्त जैव हथियार यानी बायोलॉजिकल वॉरफेयर विकसित करने का काम कर रहा था। अमेरिका के इस गोपनीय कार्यक्रम के बारे में रूस को पता चल गया था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फौरन ही यूक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावास यूक्रेन स्थित अपने सारे बायोलैब से संबंधित सबूत मिटाने में लग गया था। उसने नेट पर उपलब्ध सारे डाटा डिलीट कर दिए। ये जो दस्तावेज आप देख रहे हैं वे यूक्रेन में बायोलैब्स के जरिए हो रही अमेरिकी करतूतों के ठोस प्रमाण हैं, जिसे अमेरिकी दूतावास ने अपनी वेबसाइट से डिलीट तो कर दिया, लेकिन वे दस्तावेज रूसी खुफिया एजेंसियों के हाथ लग गए। यूक्रेन स्थित बायोलैब्स अमेरिकी रक्षा विभाग यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के धन और उसकी निगरानी में चल रहे थे। यूक्रेन के ओडेसा, विनित्सिया, उज़गोरोड, लवीव, कीव, खेरसान, टेर्नोपिल, क्रीमिया, लुहांस्क, खार्कीव और मिकोलैव के बायोलैब्स जैव हथियार के इस्तेमाल आने वाले खतरनाक पैथोजेंस और टॉक्सिन्स विकसित करने का काम कर रहे थे। अमेरिका ने बायोलैब्स की लिस्ट वेबसाइट से हटा ली है। 26 फरवरी को अमेरिकी दूतावास के ऑफिशियल वेबसाइट से 15 बायो वीपन लेबोरेटरी से संबंधित सारे लिंक्स डिलीट कर दिए गए। अमेरिका बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जिलीड साइंसेस की मदद से रूस के सीमा क्षेत्र में बायो वॉरफेयर वीपन का जाल बिछाने का काम कर रहा था। इसी तरह पूर्व सोवियत संघ के देश जॉर्जिया में भी अमेरिका के कई बायो वॉरफेयर लैब्स सक्रिय हैं। जॉर्जिया में क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर कुछ अरसा पहले करीब 80 लोगों की मौत को जैव आतंक के दुष्प्रयोगों से ही जुड़ा हुआ माना जा रहा है। जिलीड कंपनी दुनिया भर में बायो टेररिज्म फैलाने की दोषी है। यह वही जिलीड कंपनी है जिसने रेमडेसिविर का पेटेंट हथियाकर कोरोना काल में दुनिया भर में उस दवा की क्राइसिस पैदा कर दी थी। आप यह भी जानते चलें कि अमेरिका भारत में भी जैव हथियार विकसित करने का खतरनाक खेल कर रहा था। अमेरिका के अटलांटा स्थित सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी भारत सरकार से अनुमति लिए बगैर वायरस रिसर्च के लिए कई संस्थाओं को गुपचुप तरीके से भारी फंडिंग कर रहा था।
कर्नाटक का मणिपाल सेंटर फॉर वायरस रिसर्च MCVR भी उनमें से एक है, जो CDC से भारी रकम लेकर अमेरिकी इशारे पर जानलेवा खतरनाक वायरस पर शोध और प्रयोग कर रहा था। भारत सरकार को जैसे ही यह पता चला, वैसे ही अमेरिकी एजेंसी CDC को भारत में बैन कर दिया गया। भारत सरकार की इस कार्रवाई पर भारतीय मीडिया ने ऐसे चुप्पी साध ली कि जैसे वह भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का मीडिया हो। यह भारतीय मीडिया की नस्ली विडंबना है। मणिपाल में अमेरिकी सहायता से निपा वायरस पर भी शोध चल रहा था, जिसे खतरनाक बायोवेपन यानी खतरनाक जैव हथियार की श्रेणी में रखा गया है। यह CDC ही है जिसने खतरनाक वायरस के जरिए वर्ष 1994 में सूरत में प्लेग फैलाकर जैव आतंक का प्रयोग देखने की शैतानियत की थी, लेकिन तब की सरकार को कार्रवाई की नहीं सूझी थी। इसी अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने चीन के वुहान लैब के साथ मिलकर भारत में नागालैंड के 5 गांवों में कोरोना वायरस पर खतरनाक शोध किया था और नागालैंड के भोले भाले ग्रामीणों पर उस वायरस का दुष्प्रयोग किया था। द फायर के प्रोग्राम के जरिए मैंने इसका खुलासा क्रमशः 16 मार्च 2020, 29 मार्च 2020, 10 अप्रैल 2020 और 20 अप्रैल 2020 को किया था। आप चाहें तो वे प्रोग्राम फिर से देख सकते हैं और पूरा परिदृश्य एक बार फिर ताजा कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आप देश के किसी तथाकथित बड़े चैनल पर खोजेंगे तो उसका दर्शन भी नहीं हो पाएगा। हमें इसी सच के साथ झूठों की गिरोहबंदी देखते सहते हुए जीना पड़ेगा या पूरी सख्ती से इनका प्रतिकार करना होगा। नमस्कार, जय हिंद।